नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया। रिजर्व बैंक ने आम जनता से लेकर मार्केट और कारोबारियों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। दिसंबर के बाद आरबीआई ने आज फिर ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का फैसला लिया और इसका सीधा मतलब है कि अगली पॉलिसी तक होम और कार लोन की दरें घटने की उम्मीद बेहद कम है। ब्याज दरें नहीं घटाकर आरबीआई ने अब बैंकों के ऊपर रेट कट करने की जिम्मेदारी डाल दी है और इसकी वजह यह भी है कि जितना रेट कट रिजर्व बैंक ने किया उसके मुकाबले बैंकों ने नहीं किया। सवाल यह भी है कि ब्याज दर नहीं घटने के पीछे आखिर वजह क्या है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और उसके बाद आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर हमारी इस खास पेशकश में हम खास मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार लोगों को निराश किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बैलेंस्ड बजट पेश किए जाने के बाद उम्मीद थी कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करके लोगों को राहत देने का कदम उठाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक मत से ब्याज दर में बदलाव नहीं करने का फैसला लेते हुए रेपो रेट 6.25% और रिवर्स रेपो रेट 5.75% पर बरकरार रखा। In these highly uncertain conditions, the Monetary Policy Committee exercised abundant prudence in keeping the policy rate on hold while seeing off these transient effects and awaited a clearer and unbiased assessment of inflation. सवाल है कि आखिर रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें क्यों नहीं घटाई? इसके पीछे 5 प्रमुख वजह रही हैं। पहली, महंगाई और ग्रोथ की चिंता। रिजर्व बैंक फिलहाल महंगाई और ग्रोथ को लेकर काफी चिंतित है। घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ने के अनुमान के चलते आरबीआई ने दरें घटाने से परहेज किया है। फिलहाल जनवरी से मार्च के दौरान सीपीआई महंगाई दर 5% तक रहने का अनुमान है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान घटाकर 6.9% कर दिया है, जबकि 2017-18 के लिए ग्रोथ रेट 7.4% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि वित्त मंत्री ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उम्मीद जताई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ठीक रहने पर ग्रोथ 8% के पार भी जा सकती है। What is your aspiring figure for growth? जैसा आपने खुद कहा कि 7 देखिए, मैं चाहता हूं कि आज तो मुझे लगता है कि वापस हम उस 7, 7.5, 8% की रेंज में वापस आए, जो संभव है शायद आ भी जाएंगे। और अगर विश्व की अर्थव्यवस्था थोड़ी और ताकतवर हो गई तो फिर उस 8% को क्रॉस करके आगे बढ़ना है। दूसरा, महंगा क्रूड और ट्रंप की नीतियों से चिंता। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ब्याज दरें न घटाने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी एक वजह है। जनवरी 2016 में कच्चे तेल की कीमतें $30 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गई थी और फिलहाल क्रूड ऑयल 53 से $55 प्रति बैरल के स्तर पर मजबूत हो रहा है, जो कि भारत समेत दुनिया भर के लिए परेशानी का संकेत है। इसके अलावा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फेड एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला ले सकता है, जिसका दबाव भारत पर भी दिखेगा। तीसरी वजह, नोटबंदी के पूरे असर का आकलन नहीं। नोटबंदी का कितना असर रहा, इसका पूरी तरह आकलन करने में अभी कम से कम जून तक का समय लग सकता है। अगले कुछ महीनों में रीमोनेटाइजेशन का काम पूरा होने पर महंगाई भी बढ़ सकती है। चौथा, भविष्य में ग्रोथ घटी तो दरें घटाने का स्कोप। फिलहाल आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती नहीं करने के पीछे एक बड़ी वजह इस बात का अंदेशा है कि अगर आने वाले दिनों में ग्रोथ रेट घटती है तो आरबीआई ब्याज दरें घटाकर इकोनॉमी को बचा सकता है। पांचवा, आरबीआई के मुकाबले बैंकों ने ब्याज दरें नहीं घटाई। आरबीआई ने जनवरी 2015 के बाद से रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, लेकिन इस कटौती के मुकाबले बैंकों ने ब्याज दरों में सिर्फ 85 से 90 बेसिस पॉइंट की ही कटौती की है। आरबीआई के मुताबिक बैंकों के पास ब्याज दरों में कटौती करने का अब भी काफी स्कोप है। रिजर्व बैंक के रुख से साफ है कि आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में भी ब्याज दर में कटौती की कोई उम्मीद नहीं है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। और देखिए, आरबीआई की इस क्रेडिट पॉलिसी पर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांता दास ने कहा कि अब बैंकों को आगे आना चाहिए और ब्याज दरें घटानी चाहिए। Basically, one would now expect the banks to step up their lending
to various sectors of the economy, to various subsectors of the economy, and also focus on individual loans, that is housing loans, consumption loans, as well as meeting the requirements of the SMEs and other corporates and other business entities. So I think that these are the kind of things which will give a momentum to the growth. और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। प्रदीप चौधरी हैं जो फॉर्मर चेयरमैन हैं एसबीआई के, साथ ही साथ केसी चक्रवर्ती साहब जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर आरबीआई के हैं, और अदिति नायर सीनियर इकोनॉमिस्ट है इकरा से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं केसी चक्रवर्ती साहब आपके पास आना चाहूंगी। आप आज जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की आई है इसे किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये पॉलिसी जो है इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन पर है। हमारे ख्याल से अभी कोई रेट कट की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो इसलिए हमें तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं लगा। और ये जो है काफी ब्लैंक पॉलिसी है। इसमें खाली एक ही इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने अपना स्टांस जो है अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर लिया। इसका मतलब आगे जो है पॉलिसी रेट बढ़ भी सकता है। जी, प्रदीप चौधरी साहब, बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, मार्केट और जो इंडिया इंक है वो ये सोच रहा था कि शायद रेट कट यहाँ पर होगा। आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कोई बदलाव रेट कट में तो उर्जित पटेल ने नहीं किया है? नहीं, बहुत गुंजाइश थी। मैं तो सोचता हूँ कि आरबीआई ने एक सुनहरा मौका गंवा दिया कि यहाँ पर आज क्रूड ऑयल के दाम $60 हैं, जो कि 2 साल पहले भी $110 थे। दूसरी बात, महंगाई काफ़ी बिनाइन है, 4% से 5% के अंदर है, और आरबीआई को चाहिए था कि 1% सीआरआर कट करते और 1% रिपो रेट कम करते। तो ये सब करे बिना और इन्वेस्टमेंट में गति नहीं आएगी। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने कहा, अरे बैंकों के पास आज कोई एप्लीकेंट ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट लेकर जा ही नहीं रहा है, तो बैंक कहाँ से पैसा देंगे? तो बैंक तो पैसा लेकर बैठे हैं, बट देयर इज़ नो एप्लीकेंट। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कह रहे हैं कि डिमांड इतनी वीक है, चाहे स्टील की चाहे सीमेंट की, थोड़ा बहुत घरों में इजाफा हुआ है, बट कपड़ों की इतनी डिमांड वीक है कि हम कैसे नई कैपेसिटी क्रिएट करें। और जो पुरानी कैपेसिटी क्रिएट हुई है पावर में, स्टील में, उसी की खपत नहीं हो रही है। तो आरबीआई को चाहिए था कि कंजम्पशन को बढ़ाते। और ये मुझे समझ में नहीं आता कि विश्व की बात करते हैं, कौन से विश्व की बात करते हैं? हिंदुस्तान में गाड़ियाँ बिकती हैं 30 लाख और चीन में गाड़ियाँ बिकती है साल में 1,40,00,000। चीन जो है हमसे 1.2 टाइम्स है आबादी में, तो कौन से विश्व की बात कर रहे हैं? और दूसरा, फेड से जो ये कंपैरिजन करते हैं ये तो सरासर पागलपन है। फेड का जो 10 साल का बॉन्ड रेट है, जो ट्रेजरी रेट है, वो 2.5 है और हिंदुस्तान में है 6.5, तो ऑलरेडी 4% ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर अंडर ए कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज विस अदर कंट्रीज, और इसलिए लास्ट 3 साल से हमारे एक्सपोर्ट जो हैं बिल्कुल। तो आप गुंजाइश देखते थे यहाँ पर रेट कट के? आप शुरुआत से ही इस फेवर में रहे हैं कि सीआरआर में कटौती यहाँ पर होनी चाहिए। अब ऐसा कुछ इस बार देखने को तो नहीं मिला, लेकिन क्या आपको लगता है कि गुंजाइश है आने वाले दिनों में? आपने कहा कि 1% की कटौती की संभावना होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि 5 लाख करोड़ लेकर इन्होंने तिजोरी में बंद कर दिया सीआरआर की जो रकम है, और सारी दुनिया में जाकर कहते हैं हमारे पास साधन नहीं है, पैसे नहीं हैं, हमको दीजिए, इस चीज़ का लोन दीजिए, उस चीज़ का लोन दीजिए। अरे ये सीआरआर को जो पैसा आपने मोबिलाइज करके अलमारी में बंद कर रखा है उसको डालिए। चक्रवर्ती साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस? नहीं, हमें देखिए, क्या मैं तो किसी भी चीज से सहमत नहीं, क्योंकि पहला चीज है जो बताते हैं कि इंटरेस्ट रेट बाहर कम है, उनका इन्फ्लेशन भी कम है। देखिए, सबसे बड़ा बात है, यू कैन नॉट कंपेयर इंटरेस्ट रेट इन आइसोलेशन। इंटरेस्ट रेट हैज टू बी कंपेयर्ड ऑलवेज इन कंपैरिजन टू इन्फ्लेशन। अगर बाहर जो है इन्फ्लेशन 0% है या जहां पर रिसेशन है वहां पर इंटरेस्ट रेट कम होगा। हमारे यहाँ तो जो रिजर्व बैंक की जो मैंडेट है कि इन्फ्लेशन को 4% तक ले आने का है, वो अभी नहीं आ पा रहा है। वो बता रहा है कि अभी बढ़ सकता है। इसलिए बहुत दूसरे चीज है, उस पर बहुत अधिक बहस करने का जरूरत है। मेरे हिसाब से कोई गुंजाइश नहीं थी। अब प्रदीप चौधरी साहब को गवर्नर बना दिया जाए, वो शायद एक नहीं, आप व्यक्तिगत कमेंट मत कीजिए डॉक्टर चक्रवर्ती, प्लीज यू स्टे अवे फ्रॉम पर्सनल कमेंट्स। आई नेवर कमेंटेड यू ऑन पर्सनली।
Please restore some dignity to the discussion. No, I will not participate in this. Dr. Chakrabarti, this is unbecoming of you. चलिए सर This is unbecoming of you. सर डिस्कशन हम यहाँ पर यही कर रहे हैं कि क्या गुंजाइश थी यहाँ पर रेट कट की। अदिति, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर मैं रियल इकोनॉमी के असेसमेंट की बात करूं, मार्केट्स आर डूइंग फाइन, लेकिन अगर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप ग्रोथ को किस नजरिए से देख रही हैं? देखिए, अगर हम आज के पॉलिसी में ही आरबीआई की कमेंट्स देखें, हमारा एक्चुअली एक चीज़ जो हम बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे थे वो यही था कि आरबीआई और एमपीसी की अब क्या असेसमेंट बन के आती है ग्रोथ सिचुएशन पे डिमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि पहली पॉलिसी डिमोनेटाइजेशन के बाद दिसंबर में थी और तब क्लियरली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो बहुत एक नुआंस्ड अपना व्यू दे पाएँ कि डिमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होगा ग्रोथ पे। अब 2 महीने के बाद कुछ और डेटा पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी भी जैसे उन्होंने कहा कि सिचुएशन ट्रांजिटरी है, इवॉल्विंग है, फिर भी उन्होंने 20 बेसिस पॉइंट से अपना जीवीए ग्रोथ का टारगेट कट किया है, जो फोरकास्ट है उनका 2016-17 का। और साथ ही साथ उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि 2017-18 में वो एक काफ़ी शार्प रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट्स की, और वो जीवीए ग्रोथ को अगले साल 7.4% पे देख रहे हैं। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए सिर्फ मैं अपने इकरा के फोकास्ट शेयर करूंगी जी। हमारा जीवीए ग्रोथ का फोकास्ट एफआई 2017 का 6.6% है और एफआई 2018 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीवीए ग्रोथ 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 7% के आसपास आ जाएगी। तो थोड़ा बहुत आरबीआई के एक्सपेक्टेशन से कम हमारे फोकास्ट हैं, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है उनके और हमारे फोकास्ट में। तो इस सिचुएशन में साथ में सीपीआई इन्फ्लेशन का ट्रेंड और जो प्रोजेक्शन है उसको देखते हुए हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि आज शायद 25 बेसिस पॉइंट्स का एक फाइनल कट हो सकता है। आज के आगे हम और एक कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आरबीआई ने आज जो एक थोड़ा डिफरेंट व्यू दिया है वो सीपीआई में वेजिटेबल्स का जो बहुत दबाव हुआ है जी, कम गिरती हुई वेजिटेबल प्राइसेस से उन्होंने जो कहा है कि कॉशन वो रख रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद डिस्ट्रेस सेल की वजह से वेजिटेबल प्राइसेस में कमी आई है। तो शायद इस वजह से थोड़ा उन्होंने पॉज करने की सोची कि और 1-2 महीने में पता चलेगा कि ये कितना रिवर्स होता है। यानी तो कि वेट एंड हमारा वॉच ये की अनुमान स्थिति है में कि अगर सीपीआई एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल्स देखा जाए जी जी जी, तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में अभी आरबीआई यहाँ पर तो है। हमारा अनुमान है जी जी, यस अदिति, यू कैन फिनिश। कि सीपीआई एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल्स फिर भी 4.8% के आसपास रहेगा Q4 में। तो जो आरबीआई का टारगेट था कि सीपीआई इन्फ्लेशन को 5% से कम रखा जाए जी, हम वेजिटेबल्स को हटा दें तब भी सीपीआई इन्फ्लेशन उस टारगेट से कम ही रहेगा। लेकिन अब वो आगे जाके ड्यूरेबली और कैलिब्रेटेड मैनर में देख रहे हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन 4% पे कैसे आ सकती है। चलिए केसी तो चक्रवर्ती साहब में एक शायद ज्यादा से ज्यादा 25 बेसिस पॉइंट्स कट हो सकता है। चलिए केसी चक्रवर्ती साहब, मैं एक ब्रेक लूंगी, लेकिन उससे पहले आप जो बात कर रहे थे यहाँ पर कि आरबीआई ने जो अपना स्टांस है अकोमोडेटिव से जो न्यूट्रल यहाँ पर किया है, क्या इसका मतलब साफ तौर पर यह देखा जाए कि अब आने वाले दिनों में कोई रेट कट नहीं होगा, कोई संभावना नहीं है इसकी? रेट कट की चांसेस जो है घट जाती है जब न्यूट्रल होती है, मगर ऐसा नहीं है कि रेट कट नहीं हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन 4% से नीचे आ जाता है तो रेट कट होगा या 4 के आसपास आ जाएगा। अब ये सवाल यह है कि अगर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन टारगेट जो इन्फ्लेशन की 4% है, अभी भी हम 5% के आसपास है, तो इस समय जो है इससे आगे जो है रिजर्व बैंक रेट कट नहीं कर पाएगी अनलेस इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ जाए या कोई रिसेशन की बात आ जाए, कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए अब जो है सर, क्या आपको लगता है कि अभी रेट कट करना संभावना थी रेट कट की, क्योंकि ये थोड़ी आइडियल सिचुएशन है, अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आने वाले दिनों में जीएसटी, फेड रेट, ये तमाम जो ओकेजन्स हैं ये होंगे, तो यही वो टाइम था जब रेट कट कर सकते थे? नहीं, रेट कट तो कर नहीं सकते थे। हम बताया ना कि देखिए आपकी अगर इन्फ्लेशन की टारगेट है 4% की लॉन्ग टर्म और अभी भी आप जो है 5% के आसपास घूम रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फॉलो ए ग्लाइडेड पाथ टू कम टू 4%। तो इसमें जो है इससे आगे तो रेट कट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक की अपने सर, डू यू बिलीव
do you believe the main focus is actually inflation and not growth? ना रिजर्व बैंक का फोकस हर वक्त इन्फ्लेशन होगा और फोकस इन्फ्लेशन रहने से ग्रोथ कम हो जाएगा, ये भी मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हाई ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन कम होना बहुत जरूरी है। और रिजर्व बैंक को ये मैंडेट दिया गया है कि उनको 4% में इन्फ्लेशन मेंटेन करने का। प्रदीप चौधरी जी, यहाँ पर बैंक्स जिस रेट पर लोन देता है, क्या आने वाले दिनों में उसमें किसी तरह की कोई कमी देखी जा सकती है? क्योंकि सर ये तीसरी बार है भले ही इन अ रो जब किसी तरह का कोई बदलाव आरबीआई ने यहाँ रेट में नहीं करा है, लेकिन 31 मार्च को हमने प्रधानमंत्री से सुना कि यहाँ पर जो लोन रेट है उसमें गिरावट होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि हमने अपना काम कर दिया है, अब आरबीआई का काम है। आज आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल कहते हैं कि हमने 175 बेसिस पॉइंट का जो रिलीफ है वो यहाँ पर बैंक्स को दिया था, लेकिन बैंक्स ने अभी तक करीब 90 या 100 बेसिस पॉइंट का ही कस्टमर को पास ऑन किया है। सर, तो क्या आने वाले दिनों में बैंक्स जो है वो किसी तरह की कटौती कर सकते हैं लोन रेट में? देखिए, ये एक परफेक्टिंग में देखिए, आरबीआई हैज नाउ परफेक्टेड द आर्ट ऑफ स्पीकिंग हाफ ट्रूथ्स। तो इन्होंने बड़े क्लेवरली जनवरी 15 से आज को देखा है। अरे जून 13 से देखिए, जब जून 13 से मार्च 14 तक आरबीआई ने 75 बेसिस पॉइंट रिपो रेट बढ़ाया था, बैंकों ने एक पैसा भी रेट नहीं बढ़ाया था, तो उसको गिनती में नहीं लेते हैं। तो बैंक रेट गिराएंगे जब डिपॉजिट के रेट कम होंगे, और पीछे भी जो रेट कम हुए हैं वो इसके चलते नहीं हुए हैं कि रिपो रेट कम हुए हैं, उसके चलते हुए डिपॉजिट रेट। अच्छा, और आज देखिए स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनके रेट्स कम हैं जी। और जो दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जैसे पीएनबी है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा है और आंध्रा बैंक है और दूसरे प्राइवेट सेक्टर, उनके रेट ज़्यादा हैं, क्योंकि ये हर बैंक तय करता है उसकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जी, कॉस्ट ऑफ फंडिंग। तो ये कहना, अब देखिए जैसे है कि क्रूड का दाम $110 से $60 हो गया, तो क्या पेट्रोल का दाम आधा हो गया? नो। तो इसलिए, और जो रिपो रेट की जो इन्होंने दर कम की थी, तो रिपो रेट की अमाउंट बंद कर दी। माफ कीजिएगा सर, समय मेरे पास कम है, केसी चक्रवर्ती साहब के पास आना चाहूंगी। सर, एनपीए का एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसपे कहीं ना कहीं आज जब आरबीआई ने ये कहा कि हम एक सेपरेट सेल बनाएंगे इस पूरी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, सो डू यू थिंक दैट आरबीआई इज हैविंग अ ग्रिप ऑन एनपीए प्रॉब्लम नाउ वंस दे हैव डिसाइडेड दैट देयर विल बी अ सेपरेट सेल फॉर दिस? नहीं, देखिए, मैंने सेल बनाना अच्छा है, अगर रिजल्ट मैंने एनपीए का प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मगर सेल किस लिए बना रहे हैं वो समझना जरूरी है। तो सेल बनाने से कोई काम, मतलब एनपीए घट नहीं जाएगा। एनपीए घटने के लिए पूरे सिस्टम को हम फिर बार बार बता रहे हैं, बैंक, रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट, बॉरोवर, सबको बहुत अथक परिश्रम करना होगा। हाँ, सेल स्टडी कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है, मगर एनपीए का प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी जो है आप एक रेट की जो बात कर रहे हैं कि बैंक क्यों रेट नहीं कम कर रहे हैं, एक चीज मैं बता सकता हूं, अगर बैंकों के एनपीए घटे तो बैंक रेट जरूर कम कर पाएंगे।
जी चलिए अदिति, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आज की आरबीआई की इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं पर गवर्नर उर्जित पटेल ने ये साफ कर दिया या ये इशारा भी दे दिया कि उनका ध्यान सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन की तरफ है। समवेयर ही इज वेरी हॉकिश ऑन इन्फ्लेशन। डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ हिज फियर of 7th pay commission or maybe GST or the crude rate hike? What is your take on this? देखिए, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अगर हम पिछले 3 पॉलिसीज़ देखें, एमपीसी की अभी तक सिर्फ 3 पॉलिसीज़ हुई हैं। पहले पॉलिसी में ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा कंसर्न ग्रोथ पे है, एक्सटर्नल ग्रोथ की काफ़ी चर्चा हुई थी कि ग्लोबली ग्रोथ बहुत लो है, इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव हैं। सेकंड पॉलिसी में क्लियरली इन्फ्लेशन कंसर्न्स ज़्यादा सामने आए और आई वुड से आज की पॉलिसी के बाद तो बहुत ही क्लियर है कि इन्फ्लेशन ही फोकस है एमपीसी का। इस बार के 5% के टारगेट से 4% के टारगेट की भी बात करी गई है, जो धीरे धीरे आप नोटिस किया होगा आपने दिसंबर 2016 के बाद धीरे धीरे जो कमेंट्स है वो 4% के टारगेट के आ रहे हैं। जी। तो आई थिंक अनलेस देयर इज अ सिग्निफिकेंटली लोअर ग्रोथ सरप्राइज, इन्फ्लेशन पे ही एमपीसी का फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी आज पेश की और तीसरी बार इन अ रो ये है कि आरबीआई ने रेट चेंज यहाँ पर नहीं किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या बैंक जो आपको लोन देते हैं उसमें किसी तरह की कटौती करते हैं नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।